हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 12 का लेसन 6 जिसका नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ दो ही टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा समझने वाले हैं और बिल्कुल इजी हैं। पहला है अभिवृत्ति और दूसरा है सामाजिक संज्ञान। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो ये सब पढ़ते हैं वो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और ये क्या है कि मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर अन्वेषण किया जाता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार के दूसरे व्यक्तियों तथा उसके सामाजिक प्रवेश से प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति का व्यवहार है वो उसके सामाजिक प्रवेश से किस प्रकार प्रभावित होता है। इसका अध्ययन हम किस में पढ़ते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं और ये एक मनोविज्ञान की ब्रांच शाखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवहार की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, किन किन टर्म्स का यूज किया जाता है वो देखते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान उन सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है जो दूसरों की वास्तविक, कल्पित एवं अनुमानित उपस्थिति में घटित होता है। यानी दूसरों के साथ घटित होता है, उनकी कल्पना के आधार पर घटित होता है और दूसरे अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो ये सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सामाजिक व्यवहार की व्याख्या के लिए कौन कौन सी टर्म्स है वो यूज़ कर रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहली टर्म्स है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या होती है इसका डिटेल में हम देखेंगे। जो उसके अभिवृत्ति क्या है, व्यक्ति के अंदर एक व्यवहारात्मक प्रकृति के रूप में विद्यमान रहती है। यानी बिहेवियरल है, जो उसका व्यवहार है वो उसी को ही हम एटीट्यूड नहीं कहते। व्यवहार और एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, वो अलग अलग है। यानी व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो उसका एटीट्यूड जिम्मेदार है, जो हम आगे देखेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। इसके बाद में आता है इम्प्रेशन फॉर्मेशन, छवि निर्माण। आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो छवि निर्माण क्या है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तब उनके व्यक्तिगत गुणों एवं विशेषताओं के बारे में अनुमान लगा लेते हैं और इसी को ही क्या बोलते हैं? इम्प्रेशन फॉर्मेशन। यानी व्यक्तिगत उसके गुणों की और विशेषताओं का अनुमान लगा लेना, वो क्या है? इम्प्रेशन फॉर्मेशन है। फिर आता है गुणारोपण, एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या है? ये छवि निर्माण से एक कदम आगे की क्रिया है। हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार के कारणों का आरोपण करते हैं। यानी इस व्यक्ति ने क्यों ये कारण किया, किस कारण से ये व्यवहार किया है, तो ये कारणों का आरोपण करें तब इसको बोलते हैं गुणारोपण, एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट सामाजिक संज्ञान। सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत ये सभी जो एटीट्यूड है, गुणारोपण है, छवि इम्प्रेशन फॉर्मेशन है, ये सभी पढ़ते हैं। यानी ये सभी जो क्रियाएं हैं वो किस में आती है? सोशल कॉग्निशन के अंतर्गत आती है। प्राय छवि निर्माण, गुणारोपण और अभिवृत्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी छवि निर्माण और गुणारोपण किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? अभिवृत्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं सामाजिक संसार के संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करने और उनकी व्याख्या करने से संबंध मानसिक क्रियाओं एवं गतिविधियों का उदाहरण है। इन्हें संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? सामाजिक संज्ञान, सोशल कॉग्निशन कहते हैं। फिर आती है एक वर्ड टर्म्स है, वो है स्कीमा या फिर अन्विति योजना। स्कीमा क्या है? ये एक मानसिक संरचना है। इसके अतिरिक्त सामाजिक संज्ञान को स्कीमा नामक संज्ञानात्मक इकाइयों से सक्रिय बनाया जाता है। और ये स्कीमा क्या है, किस प्रकार की इकाई है? ये एक मानसिक संरचना की इकाई है। फिर आती है सामाजिक सुगमीकरण एवं अवरोध। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उनके सामने अधिक व्यक्ति बैठे हों, इसकी बजाय कि वो अकेले परफॉर्म करें। बल्कि और कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं कि बुरा परफॉर्म करते हैं व्यक्तियों के सामने, समाज के सामने, इसके बजाय वो अकेला परफॉर्म करें। तो दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन में सुधार को बोलते हैं सोशल फैसिलिटेशन यानी सुगमीकरण, और
को क्या बोलते हैं, निष्पादन में कमी आ जाए तब बोलते हैं इनिबिशन, सामाजिक अवरोध। ठीक। नेक्स्ट एक टर्म है जिसका नाम है समाजोन्मुख या समाजोपकारी व्यवहार। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, समाज उपकार यानी समाजोपकारी व्यवहार, प्रो सोशल बिहेवियर। जो संकटग्रस्त या जरूरतमंद है, जैसे लोगों के प्रति ध्यान देना, उनकी हेल्प करना, वो व्यवहार क्या कहलाता है, समाजोपकारी व्यवहार कहलाता है। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में बढ़ते हैं, कोई एक दो लाइनें। जैसे सबसे ज़्यादा डिटेल में दी हुई है वो है एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है और इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, ये हम देखते हैं। अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। क्या है ये, एक मन की अवस्था है। यह किसी विषय, जिसको क्या बोलेंगे, अभिवृत्ति, अब अभिवृत्ति विषय कहेंगे। यह किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज होता है, यानी ये क्या होते हैं, विचारों का एक समूह होता है जिसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता पाई जाती है, यानी उसके ऊपर उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है कि वो विचार है वो सकारात्मक पुंज है, नकारात्मक है, या फिर तटस्थता का भी गुण उसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो अभिवृत्ति है वो विचार परक भी होती है। विचार परक घटक को हम बोलते हैं संज्ञानात्मक कोग्निशन पक्ष कहते हैं, और संवेगात्मक घटक को क्या बोलते हैं, भावात्मक अफेक्टिव पक्ष के रूप में जाना जाता है। विचार परक को क्या बोलते हैं, जो विचार करे, जिस अभिवृत्ति में जो विचार परक घटक है उसको संज्ञानात्मक पक्ष या घटक कहते हैं। जो सांवेगिक घटक है उसको भावात्मक पक्ष या घटक कहते हैं। जो क्रिया करता है, क्रिया करने की प्रवृत्ति को हम व्यवहार परक या फिर क्रियात्मक घटक के रूप में जाना जाता है, और इनको संयुक्त रूप से ए बी सी घटक के रूप में जाना जाता है। ए फॉर अफेक्टिव, बी फॉर बिहेवियरल, सी फॉर कोग्निटिव। तो इनको ए बी सी घटक के रूप में जाना जाता है। हिंदी में कहें तो इसको संभाव्य घटक, अभिवृत्ति का संभाव्य घटक भी कहते हैं। संभाव्य यानी सम से संज्ञानात्मक, भा से भावात्मक, और वे से व्यवहार परक घटक के रूप में जानते हैं। हिंदी में संभाव्य और अंग्रेजी में ABC के रूप में जानते हैं। अभिवृत्ति है वो समव्य व्यवहार नहीं है, यानी व्यवहार नहीं है, परंतु वह एक निश्चित प्रकार के व्यवहार और क्रिया की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। यानी ये खुद व्यवहार नहीं है बल्कि ये क्रिया या फिर किसी व्यवहार को प्रकट करती है। अभिवृत्ति को दो अन्य घनिष्ठ रूप से संबंधित कॉन्सेप्ट संप्रत्यों जैसे विश्वास और वैल्यू यानी मूल्य से में विभेदित किया जाता है। यानी अभिवृत्ति के दो एक अन्य कॉन्सेप्ट दे दिए कि अभिवृत्ति में विश्वास और मूल्य दो घटक मान लो, या फिर इसके कॉन्सेप्ट मान लो, इनको समझने के लिए इसके भाग मान लो। ठीक है, तो विश्वास क्या है कि अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करता है और एक ऐसे आधार का निर्माण करता है जिन पर अभिवृत्ति टिकी होती है। यानी आपके विश्वास हैं उसके आधार पर आपकी अभिवृत्ति होती है, यानी आपकी अभिवृत्ति है वो किस पर टिकी हुई है, आपके बिलीफ सिस्टम पर टिकी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं मूल्य। आपने सुना होगा वैल्यू, कौन से, मॉरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, तो ये सभी क्या है, आपके मूल्य हैं, ये भी प्रभावित करते हैं आपकी अभिवृत्ति को। ऐसी अभिवृत्ति या विश्वास है जिसमें चाहिए पक्ष निहित होता है। चाहिए यानी आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना नहीं चाहिए, वो क्या है, आपकी वैल्यूज हैं, यानी आपके मूल्य हैं। कौन से, जैसे नैतिक मूल्य हो गए या फिर आपके कल्चरल सांस्कृतिक मूल्य हो गए। तो ये दो, इसके दो भाग में से समझ सकते हैं कि आपकी अभिवृत्ति कैसी है, इन दोनों को समझकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं। आपने देखा इसका भावात्मक घटक भी होता है, संज्ञानात्मक घटक भी होता है और एक व्यवहार परक घटक भी होता है। इनको भी इसकी विशेषताओं के अंतर्गत गिना जा सकता है। इसके अलावा इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं होती है। कौन कौन सी? पहली है कर्षण शक्ति।
कृषण शक्ति यानी आपकी अभिवृत्ति है वो सकारात्मक हो सकती है या फिर नकारात्मक हो सकती है। फिर नेक्स्ट है कौन सी है, चरम सीमा, एक्सट्रीमनेस। एक्सट्रीमनेस यानी अगर सकारात्मक है, मान लो कि 1 से लेके 5 पॉइंट के बीच की बात करें, 1 2 3 4 5, तो आपकी अभिवृत्ति 0.4 पे है, सकारात्मक है तो 0.4 पे है, 5 पे है या 1 पे है, तो उसकी चरम सीमा कितनी है, वो उसकी विशेषता है कि अभिवृत्ति ज़्यादा सकारात्मक है या फिर कम सकारात्मक है, इस तरीके से। फिर बात करते हैं, अभिवृत्ति सरल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। अब सरल और जटिल से मतलब क्या है, क्योंकि एक अभिवृत्ति है वो अन्य बहुत सारी मतलब समूह के रूप में होती है। एक अभिवृत्ति है वो एक समूह के रूप में होती है, उसमें अनेक प्रकार की अभिवृत्तियां भी पाई जाती है। यदि ज़्यादा प्रकार की उसमें अभिवृत्तियां हैं तो उसको जटिल प्रकार से बोला जाता है, यदि कम प्रकार की हैं तो उसको सरल, सिंप्लिसिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसके अलावा केंद्रिता यानी आपके जो केंद्र के अंदर जो अभिवृत्ति है, अनेक प्रकार की अभिवृत्तियों में जो केंद्र के अंदर अभिवृत्ति है उसको क्या बोलते हैं, आपकी केंद्रीय अभिवृत्ति कहते हैं। और वो क्या है, इस विशेषता को क्या बोलते हैं, केंद्रिकता बोलते हैं, सेंट्रलिटी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि दो अभिवृत्ति है तो उसका निर्माण भी होगा और उसका परिवर्तन भी होगा। परिवर्तन भी होगा कि अगर आपकी नकारात्मक है तो वो पॉजिटिव में बदलेगी। तो ये कैसे होता है, पहले जानते हैं हम अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और उसके कारक कौन से हैं। फिर हम जानेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है, उसके लिए कौन से कॉन्सेप्ट हैं और उसके कारक क्या हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। सामान्यतः अभिवृत्ति संवेग के अनुभव और दूसरों की अंतःक्रिया के माध्यम से बनती है। अधिगम के साथ साथ अनुवांशिक कारक अभिवृत्ति के मात्र अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी अभिवृत्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो कौन सा है, अधिगम है। आपका अधिगम कैसे हो रहा है। इसके अलावा अनुवांशिक कारक भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रभावित करता है। अब बात करते हैं अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया। इसके लिए किसके द्वारा हो सकती है, वो सहचर्य के द्वारा भी अभिवृत्ति का अधिगम यानी निर्माण हो सकता है। अधिगम यानी उसका सीखना, सीख सकते हो। और पुरस्कृत और दंडित होने के कारण भी आपकी अभिवृत्तियां बन सकती है। प्रतिरूपण यानी दूसरों को देखकर उनकी अभिवृत्तियां भी अपना सकते हो, सीख सकते हो। सामूहिक या फिर सांस्कृतिक जो नॉर्म्स हैं, आपके सांस्कृतिक वैल्यूज हैं, उनके द्वारा भी आपकी अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है। सूचना के प्रभाव के द्वारा भी आपकी जो अभिवृत्ति है वो बन सकती है। तो ये थे अभिवृत्ति निर्माण के जो कारक समझ लो, या फिर जिनके द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं कि इन प्रभावित किन किन से होती है। अभिवृत्ति जो निर्माण में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है आपका परिवार और विद्यालय का परिवेश कैसा है, ये प्रभावित करता है। अच्छा है तो अच्छी अभिवृत्ति बनेगी। यदि परिवार में झगड़े होते हों बार बार, तो नेगेटिव वर्ड्स यूज होते हों, तो आपकी अभिवृत्ति है वो वैसी ही बनेगी। दूसरा है संदर्भ समूह, आपके पीयर ग्रुप्स हैं वो किस प्रकार के, आप किस प्रकार के समूह में रहते हो, वो आपकी अभिवृत्ति को प्रभावित करेंगे। तीसरा है व्यक्तिगत अनुभव, आपके अनुभव कैसे हैं। ठीक है, आप किसी घटना से गुजरे हो तो आपकी अभिवृत्ति है वो उसी प्रकार प्रभावित होती है। चौथा क्या है, संचार माध्यम का भी प्रभाव इसमें पड़ता है कि आपके द्वारा जो सूचना पहुंच रही है आपके पास वो किस प्रकार की है संचार माध्यम के द्वारा, तो उससे भी आपकी क्या है, एटीट्यूड प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति का परिवर्तन। अब इसका अगर कोई अभिवृत्ति बन गई तो उसका परिवर्तन भी हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर गलत बन जाए तो सही होना भी जरूरी है। इसके लिए 3 संप्रत्यय दिए गए हैं। कौन कौन से, पहला है संतुलन का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। दूसरा है कोग्निशन यानी विसंगति, संज्ञानात्मक विसंगति का कॉन्सेप्ट। और तीसरा है 2 स्टेप कॉन्सेप्ट, द्विस्तरीय संप्रत्यय। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ये एक भारतीय मनोवैज्ञानिक ने दिया है जो हम देखेंगे। पहला है संतुलन का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। किसने दिया था, फ्रिट्ज हाइडर ने दिया था। इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं
POX त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। यानी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल जिसके अंतर्गत एक है P, एक है O, एक है X, तीन कोनों पर है, तो ये POX ट्राइंगल के रूप में भी जानते हैं, त्रिकोण के रूप में भी जानते हैं। अभिवृत्ति के तीन घटक या पक्षों के रूप में निरूपित करता है। इसमें P वह व्यक्ति है जिस पर व्यक्ति अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाना है, यानी P कौन है जिस पर अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाना है, O एक दूसरा व्यक्ति है, और X क्या है, X क्या है, वो एक विषय वस्तु हो सकता है या फिर व्यक्ति हो सकता है, यानी जिसके प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है वो है X जो विषय वस्तु, P क्या है जिस पर किया जाना है, और O क्या है वो दूसरा व्यक्ति है। अब ये याद रखना कि तीनों व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि X हमेशा विषय वस्तु हो, तीनों व्यक्ति के रूप में भी जाने जा सकते हैं कि हो सकता है X का अध्ययन करना है, X का अध्ययन करना है, विषय वस्तु क्या है वो एक व्यक्ति ही है, तो तीनों व्यक्ति भी हो सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, यदि इन तीनों के ट्राइंगल में असंतुलन आ गया तो फिर संतुलित उसको करना पड़ेगा, अभिवृत्ति किसी भी एक अभिवृत्ति को चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा ताकि संतुलन अवस्था में आ जाए। अब देखिए कि संतुलन कब पाया जाता है, जब तीनों भुजाएं सकारात्मक हो, PO, PX और OX की तीनों भुजाएं सकारात्मक हो तब संतुलन होगा। यदि एक भुजा सकारात्मक हो और दो नकारात्मक हो तो क्या होगा, तो भी संतुलित होगा। ये ध्यान रखना, या तो तीनों होंगी या फिर एक होंगी, तभी क्या होगा, संतुलन होगा। असंतुलन कब पाया जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर, यदि तीनों भुजा नकारात्मक हो या फिर एक भुजा नकारात्मक हो और दो भुजा सकारात्मक हो, तो इसको बोलते हैं असंतुलन। यदि ऐसा होगा, असंतुलन की अवस्था होगी, मान लो कि दो भुजा है वो सकारात्मक है और एक भुजा है वो नकारात्मक है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगी, या तो इस नकारात्मक को सकारात्मक में बदल दो ताकि तीनों क्या हो जाए, सकारात्मक हो जाए और संतुलन की अवस्था आ जाए, या फिर क्या करेंगे, एक जो सकारात्मक है उसको नकारात्मक में बदल दो ताकि फिर से क्या आ जाए, संतुलन की अवस्था आ जाए। यानी अभिवृत्ति किसी एक का चेंज करना पड़ेगा यदि असंतुलन पाया जाएगा तो ये हो गया संतुलन का सिद्धांत बोल सकते हो या फिर संतुलन का संप्रत्यय बोल सकते हो। POX त्रिकोण किसने दिया था, फ्रिट्ज हाइडर ने दिया था। दूसरा है संज्ञानात्मक विसंगति या विसंवादिता का संप्रत्यय। विसंगति का मतलब दो कॉन्सेप्ट ऐसे पाए जाएंगे जो एक दूसरे से विसंगत होंगे, विसंगत होंगे तो उनमें से एक को संतुलन के लिए एक को चेंज होना पड़ेगा ताकि संगति आ जाए, दोनों समान रूप हो जाए ताकि दोनों में संतुलन पाया जा सके। यह संज्ञानात्मक घटक पर बल देता है। यहाँ पर आधारभूत तत्व यह है कि एक अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक निश्चित रूप से संवादी या विसंवादी का विलोम, संवादी यानी जो संगति, संवादिता का मतलब समझ सकते हो आप, जो संगति हो, एक घटक तो संगत होना चाहिए अर्थात तार्किक रूप से एक दूसरे के समान होने चाहिए, संगत होने चाहिए। यदि एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अभिवृत्ति के दो संज्ञान यानी दोनों पक्ष हैं वो विसंवादी है, विसंगति है यानी उनमें संगति नहीं है, तो इनमें एक संवादी की दिशा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं पहला पक्ष और दूसरा पक्ष। देखो पहला पक्ष ये कहता है कि व्यक्ति जानता है, बोलता है कि पान मसाला मुख का कैंसर उत्पन्न करता है जो एक जानलेवा है। फिर वो दूसरा पक्ष क्या बोलता है, दूसरा संज्ञान रखता है कि मैं पान मसाला खाता हूँ। अब देखो पहला पक्ष वो जानता है कि इससे कैंसर होता है, दूसरा पक्ष की मैं पान मसाला खाता हूँ। अब इन दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, किसी को चेंज कर ले, या तो वो ये मान ले कि इससे कैंसर नहीं होता या ये मान ले कि वो पान मसाला उसको छोड़ना है। तो किसी एक विचार को बदलना होगा ताकि संगति प्राप्त की जा सके, दोनों पक्षों में संगति प्राप्त की जा सके, इसलिए उसको बदलना होगा। नेक्स्ट है जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है द्विस्तरीय कॉन्सेप्ट, और ये एक भारतीय मनोवैज्ञानिक SM मोहसिन ने दिया था। SM मोहसिन, उनके अनुसार अभिवृत्ति के दो स्तरों या फिर दो चरणों में होता है। अभिवृत्ति का परिवर्तन है वो दो चरणों में होता है। प्रथम चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में परिवर्तन का लक्ष्य स्रोत से
तादात्म्य स्थापित करता है। अब लक्ष्य कौन है? लक्ष्य है जिसको अभिवृत्ति बदलनी है वो व्यक्ति, तो उसका तादात्म्य स्थापित किससे होता है? जहाँ से जो अभिवृत्ति उसको प्राप्त हो रही है, अच्छी अभिवृत्ति, उससे उसका तादात्म्य स्थापित करना। दूसरे चरण में क्या होता है कि जो विषय है, जिससे स्रोत से जो विषय मिल रहा है, उसके प्रति व्यवहार को वास्तविक रूप से परिवर्तित करते हुए स्रोत अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन का प्रदर्शन करता है। यानी स्रोत प्रदर्शन करेगा कि ये अभिवृत्ति है और लक्ष्य है वो उसको अपना लेगा। तो ये 2 चरणों में बताया था। ये 2 स्टेप कॉन्सेप्ट किसने दिया था? SM मोहसिन ने दिया था। तो ये थे अभिवृत्ति में परिवर्तन होने के लिए तीनों कॉन्सेप्ट। अब हम जानते हैं कि इसको प्रभावित कौन कौन करता है, कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। पहले से विद्यमान अभिवृत्ति की विशेषता है वो इसकी प्रभावित कर सकती है। स्रोत की विशेषता, स्रोत की विश्वसनीयता और आकर्षणकता, ये क्या है? इसको भी प्रभावित कर सकती है। किसको? अभिवृत्ति परिवर्तन को। यदि वो विश्वसनीय है तो आसानी से होगा, और विश्वसनीय इतना नहीं है तो आसानी से परिवर्तित नहीं हो गई अभिवृत्ति। और जो स्रोत है इसकी आकर्षणकता, वो भी इसको प्रभावित करती है। इसके अलावा जो संदेश, जिसके द्वारा संदेश स्रोत से प्राप्त हो रहा है, कि संदेश वह सूचना है जिसे अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संदेश में एक तार्किक और एक सांवेगिक अपील भी होती है। संदेश द्वारा उद्दीपित अभिप्रेरक भी अभिवृत्ति परिवर्तन को निर्धारित करता है। यानी संदेश के अंदर जो मोटिव है, अभिप्रेरक है, वो भी इसको प्रभावित करता है। संदेश फैलाने का जो माध्यम है वो भी इसको प्रभावित करता है। किसके द्वारा संदेश फैल रहा है? तो हमने देखा कि अभिवृत्ति की जो पहले से विद्यमान अभिवृत्ति है उसकी विशेषता, इसके अलावा स्रोत जिससे अभिवृत्ति हमें प्राप्त हो रही है, जो परिवर्तित करनी है, जो अपनानी है, उसकी विश्वसनीयता और आकर्षणता, इसके अलावा संदेश की जो विशेषता है, जो संदेश फैला रहा है उसके माध्यम और उसका अभिप्रेरक मोटिव, ये भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा लक्ष्य की विशेषता, लक्ष्य कौन है? जिसको चेंज करना है वो व्यक्ति है, वो लक्ष्य के गुण जैसे अनुन्नयता, प्रबल पूर्वाग्रह, आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम और बुद्धि, ये सभी भी प्रभावित करते हैं अभिवृत्ति के परिवर्तन को। नेक्स्ट है कि अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच में क्या संबंध फिर पाया जाता है। हमने देखा कि अभिवृत्ति के द्वारा ही व्यवहार उत्पन्न होता है, यानी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये व्यवहार करेगा किसके द्वारा? अभिवृत्ति के द्वारा। और अभिवृत्ति है उसके दो पक्ष 3 घटक थे, लेकिन उसके साथ में हमने उसके 2 भागों में समझा था। पहला क्या था? विश्वास, और दूसरा था मूल्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में नैतिक मूल्य हो गए उसके, या फिर सांस्कृतिक मूल्य हो गए। तो अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच में क्या संबंध है ये देखते हैं। एक व्यक्ति की अभिवृत्ति सदैव उसके व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित नहीं होती, यानी जरूरी नहीं है कि उसके व्यवहार के माध्यम से ही प्रदर्शित हो। किस प्रकार से प्रदर्शित हो सकती है? उसकी कार्य के द्वारा भी प्रदर्शित हो सकती है। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति की विशिष्ट विषय के प्रति अभिवृत्ति का विरोधी हो सकता है। यानी उसका व्यवहार है वो अलग हो और उसकी अभिवृत्ति है वो अलग हो, तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संगति कब पाई जाती है? जब अभिवृत्ति प्रबल हो एवं अभिवृत्ति तंत्र में एक केंद्रीय स्थान रखती हो। यानी अभिवृत्ति है वो एक केंद्रीय स्थान रखती है और वो प्रबल हो, तब पाई जाती है। अभिवृत्ति और व्यवहार एक होंगे, और कब होंगे? जब व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति सजग एवं जागरूक हो। जब किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर बहुत कम या कोई बाह्य दबाव ना हो। उदाहरण, जब कोई विशिष्ट मानक का पालन करने के लिए कोई समूह का दबाव नहीं होता, तब उसकी अभिवृत्ति और व्यवहार एक हो जाते हैं। जब व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के द्वारा देखा या मूल्यांकित न किया जा रहा हो, तब उसकी अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति पाई जाती है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि व्यवहार का एक सकारात्मक परिणाम होगा,
इस व्यवहार का एक सकारात्मक परिणाम होगा एवं इसलिए वह उस व्यवहार से संलिप्त होना चाहता है, तब उसके अभिवृत्ति है और व्यवहार है उसमें एकता या फिर संगति पाई जाती है। तो ये है अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच में संबंध, यानी कब दोनों एक होंगे, संगति कब होगी, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वाग्रह, यानी पहले से अनुमान लगाना। पूर्वाग्रह किसी विशिष्ट समूह के प्रति अभिवृत्ति का उदाहरण है। ये प्राय नकारात्मक होती है, अधिकतर नकारात्मक होती है। हमेशा नकारात्मक हो ये सही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नकारात्मक होती है। अनेक स्थितियों में विशिष्ट समूह की संबंध में रूढ़ धारणा स्टीरियोटाइप पर आधारित होती है, किसी स्टीरियोटाइप पर आधारित होती है। अब स्टीरियोटाइप क्या है? एक रूढ़ धारणा किसी विशिष्ट समूह की विशेषताओं के संबंध में विचारों का एक पुंज या फिर गुच्छा होता है। रूढ़ धारणा क्या है कि किसी विशेष जो समूह है उसके प्रति क्या है, एक विचारों का गुच्छा है कि इसके विचार कि हमारे विचार ये कहते हैं कि ये जो समूह है वो इस तरीके का व्यवहार करेगा, तो वो क्या होगी? रूढ़ धारणा होगी। और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, उसका पूर्वाग्रह पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसे कैसे होगा। पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक घटक कौन सा है? रूढ़ धारणा के साथ प्राय नापसंद, घृणा का भाव अर्थात भावात्मक घटक जुड़ा होता है। यानी ये अधिकतर क्या होते हैं? नकारात्मक भाव लिए होते हैं, नापसंद या फिर घृणा का भाव लिए होते हैं। सामाजिक संज्ञान हमने देखा, संज्ञान के अंतर्गत जो सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो क्या है? सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। संज्ञान उन सभी मानसिक क्रियाओं को इंगित करता है जो सूचना को प्राप्त करने और उसका प्रोसेस करने से जुड़े हैं। यानी सूचना को प्राप्त कैसे किया जाता है और उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, वो किस में देखते हैं? हम सामाजिक संज्ञान में देखते हैं। सोशल कॉग्निशन उन सभी मानसिक क्रियाओं को इंगित करता है जो सामाजिक वस्तुओं से संबंधित सूचना को प्राप्त करने, उसका प्रोसेस करने से जुड़े हैं। इनमें वे सभी प्रक्रियाएं आती है जो सामाजिक व्यवहार को समझने, उनकी व्याख्या करने और उनकी विवेचना करने में सहायक होती हैं। वो सभी क्रियाएं सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत, संज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्कीमा एवं रूढ़ धारणा। रूढ़ धारणा हमने पढ़ ली, तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्कीमा की। स्कीमा को हम अन्विति योजना के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी वर्ड है स्कीमा। स्कीमा एक क्या है? मानसिक इकाई है। देखते हैं, संज्ञानात्मक इकाई है। एक स्कीमा या अन्विति योजना को एक ऐसी मानसिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु के बारे में सूचना के प्रोसेस के लिए एक रूपरेखा, नियम का समूह एवं दिशा निर्देश प्रदान करती है। यानी स्कीमा क्या है? ये एक मानसिक संरचना है। जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि आपको पहली बार जब जो गिलास है, पानी का गिलास या फिर कोई भी गिलास है, वो दिया तो आपने जान लिया कि गिलास की आकृति है वो इस प्रकार की होती है। लेकिन बाद में आपने विभिन्न प्रकार के गिलास देखे, बड़े होने के बाद में अलग अलग आकृति के गिलास देखे, तो आपको पता चला कि ये भी एक गिलास है, ये भी एक गिलास है। तो पहले आपके गिलास की जो स्कीमा बनी हुई थी, जो मानसिक संरचना बनी हुई थी कि इस प्रकार का गिलास पाया जाता है, उसमें क्या होगा? फिर नई नई विचारधाराएं आपकी जुड़ी कि इस प्रकार का भी पाया जा सकता है। तो स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है जो एक रूपरेखा तैयार करती है, नियमों का समूह और दिशा निर्देशन प्रदान करती है। स्कीमा हमारी स्मृति में संग्रहित मौलिक इकाई है। ये सूचना के प्रक्रमण के लिए आशुलिपि की तरह कार्य करती है। ये एक लिपि की तरह कार्य करती है। सामाजिक संज्ञान के संदर्भ में मौलिक इकाई सामाजिक स्कीमा कहलाती है। यदि हम सामाजिक संज्ञान, सोशल कॉग्निशन की बात करें तो उसके संदर्भ में जो मौलिक इकाई है वो क्या होगी? सामाजिक सोशल स्कीमा कहलाती है। अधिकांश स्कीमा संवर्ग या वर्ग के रूप में होती है। ये स्कीमा जो संवर्ग के रूप में कार्य करती है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। यानी स्कीमा का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोटाइप कहा जाता है। सामाजिक संज्ञान में वैसे संवर्ग आधारित स्कीमा जो लोगों के समूह के संबंध होते हैं उन्हें रूढ़ धारणाएं कहते हैं। यानी सामाजिक संज्ञान के संदर्भ में यदि हम ग्रुप की बात करें, स्कीमा के ग्रुप की बात करें, तो उसको हम रूढ़ धारणाएं कहते हैं। प्रोटोटाइप कौन सा है? जो
मानसिक संरचना से संबंधित है, जो संज्ञानात्मक से संबंधित है। यदि सामाजिक संज्ञान उनकी जो ग्रुप की बात करेंगे स्कीमा के, तो उसको रूढ़ धारणाएं कहते हैं। ये संवर्ग आधारित स्कीमा होते हैं जो अति सामान्यीकृत, प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित न हो सकने वाले, अपवाद का अवसर नहीं प्रदान करने वाले होते हैं। यानी ये मानते हैं अपवाद कुछ नहीं होता, इस पर इसका व्यवहार इसी तरीके का है। और ये क्या है, रूढ़ धारणाएं क्या होती है, जो ज़्यादा अधिकतर नकारात्मकता लिए हुए होती है। फिर आता है छवि निर्माण, इंप्रेशन फॉर्मेशन, गुणारोपण के द्वारा दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करना। तो छवि निर्माण के लिए, व्यक्ति को समझने के लिए, समझने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इंप्रेशन फॉर्मेशन और गुणारोपण, एट्रीब्यूशन। वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्षणकर्ता, और जिसकी छवि बनाई जाती है वो है टारगेट, लक्ष्य। प्रत्यक्षणकर्ता लक्ष्य के गुणों से संबंध में सूचना एकत्रित करता है, दी गई सूचना के प्रति अनुक्रिया करता है, सूचनाओं को संकलित करता है और लक्ष्य के बारे में निष्कर्ष निकालता है। और निष्कर्ष ही क्या है, उसकी छवि है, इंप्रेशन है। तो वो क्या हो गई, छवि का निर्माण करना। कौन करता है छवि का निर्माण, प्रत्यक्षणकर्ता करता है। और किसकी छवि है, लक्ष्य, टारगेट की छवि है। गुणारोपण प्रत्यक्षणकर्ता इससे आगे बढ़ता है और व्याख्या करता है कि क्यों लक्ष्य ने किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार किया, और लक्ष्य व्यवहार के कारण देना गुणारोपण का मुख्य तत्व है। यानी गुणारोपण क्या है कि उसने, लक्ष्य ने, टारगेट ने, व्यक्ति ने क्यों ऐसा व्यवहार किया, उसका कारण देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, गुणारोपण। नेक्स्ट, दूसरों की उपस्थिति में व्यवहार। तो दूसरों की उपस्थिति में व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरों की उपस्थिति से किसी विशिष्ट कार्य का निष्पादन भी प्रभावित होता है। इसे क्या बोलते हैं, सामाजिक सुकरणीकरण, सोशल फैसिलिटेशन कहा जाता है। यदि प्रभावित जो कार्य है वो बढ़ेगा, अच्छा होगा, तो उसको सोशल फैसिलिटेशन कहेंगे। यदि कार्य घटेगा तो उसको सोशल इनिबिशन कहेंगे। नॉर्मन ट्रिपलेट ने देखा कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर निष्पादन करते हैं, और बेहतर निष्पादन को सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं। तुलना की जब वे अकेले कार्य करते हैं, इसके बजाय जब वो दूसरों के सामने कार्य करेंगे तो उसका बेहतर निष्पादन करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। यह भाव पर दूसरों की उपस्थिति में बेहतर निष्पादन के लिए इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति भाव प्रबोधन, अराउजल का अनुभव कर रहा होता है। यह अराउजल इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। कोट्रेल ने इस विचार को मूल्यांकन बोध कहा है। यानी कोट्रेल ने इस विचार को क्या कहा है, मूल्यांकन बोध, क्योंकि व्यक्ति अराउजल इसलिए अनुभव करता है कि वो मानता है कि लोग मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, किस प्रकार की मेरी अभिवृत्ति है। तो इस विचार को क्या कहा कोट्रेल ने, मूल्यांकन बोध कहा। निष्पादन किए जाने वाले कार्य की प्रकृति भी दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन को प्रभावित करती है। यानी जो, यदि उसकी प्रकृति आसान होगी तो अच्छे से निष्पादन, यदि वो कठिन होगी तो उसमें भी कठिनाई अनुभव हो सकती है, वो काम बिगड़ सकता है। यदि दूसरों की उपस्थिति में लोग भी उसी कार्य को कर रहे हों जो सहक्रिया की परिस्थिति कहा जाता है, यानी एक से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं कोएक्शन, सहक्रिया की परिस्थिति कहा जाता है। इस परिस्थिति में एक सामाजिक तुलना एवं प्रतियोगिता होती है। संक्षेप में कहें तो कार्य निष्पादन को दूसरों की उपस्थिति में सहज किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, या फिर अवरुद्ध या फिर खराब भी किया जा सकता है। और अवरुद्ध और खराब करने को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक इनोवेशन कहते हैं। हम समूह में एक साथ कार्य कर रहे हैं तो जितना ही बड़ा समूह होगा उतना ही कम प्रयास प्रत्येक सदस्य को करना पड़ेगा। दायित्व का विसरण होगा और विसरण पर आधारित इस गोचर को सामाजिक स्वरोचार या फिर सामाजिक श्रवण्यन, सोशल लॉफिंग कहते हैं। नेक्स्ट, समाजोपकारी व्यवहार। समाजोपकारी व्यवहार क्या होते हैं, दूसरों का भला करना, दूसरों का भला करना और उनके लिए सहायता या सहायक संपूर्ण विश्व
में एक सद्गुण की तरह वर्णित किया जाता है। उनकी सहायता करना, उनका भला करना, वो क्या है, किस प्रकार का व्यवहार है, समाजोपकारी व्यवहार कहलाता है। इस व्यवहार को समाजोन्मुख या फिर समाजोपकारी व्यवहार, प्रो सोशल बिहेवियर कहा जाता है। समाजोपकारी व्यवहार बहुत कुछ परिहितवाद के समान है, यानी दूसरे का हित ढूंढना, अल्ट्रिज्म परिहितवाद के समान है, जिसका अर्थ है बिना किसी आत्महित के भाव के दूसरों के लिए कुछ करना और उनके कल्याण के बारे में सोचना। तो वो क्या होता है, परिहितवाद। और ये बिल्कुल परिहितवाद है वो समाजोपकारी व्यवहार के समान समझा जाता है। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारी अनेक प्रकार की जो वीडियो आई हुई है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।